गोइंग टू स्टार्ट विद एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पीएच लड़की की आती है 7.35 से 7.45। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर हमने लाइफ को पॉसिबल बनाना है तो हमारे पास पीएच की रेंज कितनी होनी चाहिए जिसके अंदर लाइफ सेव होती है 6.8 से 7.8 पीएच की रेंज है जो हमारे पास लाइफ से कंपेटेबल है। अगर 6.8 से कम या 7.8 से ज्यादा हो गई पीएच तो हमारे पास डेथ कॉज होगी। हमें पीएच कम ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी के अंदर एसिड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। एसिड कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? लाइक वोलेटाइल एसिड कार्बोनिक एसिड की तरह के वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, HCl बनता है हमारे पास स्टमक के अंदर। उसके अलावा लैक्टिक एसिड बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे एसिड बॉडी के अंदर बनते रहते हैं और हम अपनी डाइट से लेते हैं, लाइक पेप्सी वगैरह के अंदर एसिड्स होते हैं। उसके अलावा बेसिस कैसे बनती है हमारे पास? नॉर्मल जो है हमारे पास वेजिटेरियन डाइट जो है उसकी वजह से हमारे पास अल्कलाइजिंग इफेक्ट्स आते हैं। मेंटेनेंस कैसे होती है ब्लड पीएच की? 3 लाइंस ऑफ डिफेंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ब्लड बफर्स, सेकंड है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, थर्ड है रीनल मैकेनिज्म। सबसे पहले ब्लड बफर्स की बात करेंगे। ब्लड बफर्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के बफर्स आते हैं, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर, प्रोटीन बफर। बाइकार्बोनेट बफर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इस तरह प्रोड्यूस होते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और कार्बोनिक एसिड जो है H पॉजिटिव और H3 नेगेटिव के अंदर स्प्लिट कर जाता है और ये जो दोनों हैं ये हमारे पास एसिडिटी और अल्कलिनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं आपस में शिफ्ट करके। फॉस्फेट बफर जो है वो हमारे पास इंट्रासेलुलर बफर है और ये हमारे पास फर्स्ट है, इसकी फॉस्फेट बफर की वैल्यू होती है 4 और जो बाइकार्बोनेट बफर होता है इसका रेशो होता है 20:1 में। 20:1 में हमारे पास होता है बाइकार्बोनेट बफर और 4:1 के अंदर होता है हमारे पास सोडियम फॉस्फेट बफर NaH2PO4 और Na2HBO4। इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसे होती है 4:1 की प्रेजेंस में। और हमारे पास यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट बफर है इसके अंदर NaHCO3 और H2CO3 कैसे होते हैं 20:1 के अंदर, 20:1 में। ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं दोनों। उसके बाद हमारे प्रोटीन बफर की बात करें। प्रोटीन बफर के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन आती है। हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास हिस्टिडीन ग्रुप होता है, उसका मीटाजोल जो है वो प्रोटीन बफर के तौर पर वहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो एक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ये है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक होती है। अगर हमारे पास बॉडी के अंदर बेसिसिटी ज्यादा बढ़ गई तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करा देंगे जिससे हमारे पास बॉडी की एसिडिटी बैलेंस हो जाएगी। और अगर हमारे पास बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी हो जाएगी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास बॉडी की अल्कलिनिटी को सॉल्व किया जा सके। इस तरह हमारे पास हम ये रिएक्शन करके तो बॉडी को एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं थ्रू हाइपरवेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है वो हमारे काम करता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड के अंदर जब जाएगा एरिथ्रोसाइट मतलब आप इसी यहाँ पे वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बन हाइड्रेट्स की प्रेजेंस में बना देगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव के अंदर स्प्लिट कर जाएगा और H जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा और बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर आउट ऑफ द सेल मूव करा दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लोराइड मूविंग इनटू द सेल। इस एक्सचेंज फिनोमेना को हम हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं और क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इस तरह हमारे पास जो है बॉडी की एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है बाइकार्बोनेट को हम जब भेजेंगे तो ये जाके H पॉजिटिव से कंबाइन कर लेगा और हमारे पास बॉडी के अंदर से एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड मैकेनिज्म जो है रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ तो बाइकार्बोनेट को कंजर्व करके और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करा देते हैं, यहाँ फिर हम नया बाइकार्बोनेट जनरेट कर लेते हैं, यहाँ फिर हम नॉन वोलेटाइल एसिड जो होते हैं जो कि इजीली एक्सक्रीटेड नहीं होते उनको एक्सक्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है मैकेनिज्म रीनल मैकेनिज्म में? एक्सक्रीशन करा दें हाइड्रोजन की, रीअब्जॉर्प्शन करा दें बाइकार्ब्स की, एक्सक्रीशन करा दें टाइट्रेबल एसिड्स की और एक्सक्रीशन करा दें अमोनियम की। सबसे पहले हाइड्रोजन की कंजर्वेशन और बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन की बात करते हैं। हमारे पास रीनल ट्यूबुलर सेल है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में बना देंगे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव के अंदर स्प्लिट कर जाएगा। H पॉजिटिव को हम करा देंगे एक्सक्रीट और बाइकार्बोनेट को करा लेंगे रीअब्सॉर्ब। इसी कंडीशन के अंदर हमारे पास जो है नेक्स्ट था टाइट्रेबल एसिड्स की फिल्ट्रेशन। अगर टाइट्रेबल एसिड हमारे पास क्या है इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा हुए हैं उनको भी हम इस तरह स्क्रीट करा दें। अब हमारे पास एक एसिड HPO4 नेगेटिव जो है वो हमारे पास एसिड का पार्ट है। इसको हम जैसे पीछे हमने बड़ा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाया कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव के अंदर स्प्लिट कर जाएगा, बाइकार्बोनेट को रिएब्सॉर्ब करा लेंगे और हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको हम मिला देंगे किसी भी टाइट्रेबल एसिड से और हम उसको करा देंगे एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी और बॉडी की पीएच जो है वो हम मेंटेन कर लेंगे। इसके अलावा हम क्या कि अमोनिया को स्क्रीट कराते हैं। इस तरह ग्लूटामीन एक अमीनो एसिड है, ये हमारे पास ग्लूटामिनेज के एक्शन से ग्लूटामेट पे चेंज होता है और अमीनो ग्रुप अपना निकाल देता है। और हमारे पास पहले जैसे हमने बड़ा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, वहाँ से H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव मिलते हैं। ये H पॉजिटिव और अमोनिया मिलकर हमारे पास अमोनिया माइन बना देंगे और ये हम बॉडी से एक्सक्रीट करा देंगे थ्रू यूरिन। इस तरह बॉडी के अंदर अमोनिया टॉक्सिसिटी नहीं हो सकेगी। अब बॉडी के एसिड बेस बैलेंस के डिसऑर्डर को हम एसिडोसिस या अल्कलोसिस कहते हैं। अगर बॉडी की पीएच 7.35 से कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे एसिडोसिस और अगर वो 7.45 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम कहेंगे अल्कलोसिस। पीएच के कम ज्यादा होने की वजह हमारे पास हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन है। इसके अंदर हमारे पास है pH = pK + log बाइकार्बोनेट ओवर कार्बोनिक एसिड। अगर तो हमारे पास ऊपर वाली चीजें डिस्टर्बेंस होगी तो हमारे पास मेटाबॉलिक कॉज होगी और अगर नीचे वाला डिस्टर्ब होगा तो रेस्पिरेटरी कॉज होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहेंगे। अगर हमारे पास जो है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो रही है बॉडी में और कार्बोनिक एसिड की बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हमारे पास होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है ये हमारे पास बेसिक इफेक्ट देगी और ये कार्बोनिक एसिड इसके तो नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास एसिड अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो हमारे पास एसिडिटी होगी और बॉडी से एक्सक्रीट होगा तो हमारे पास अल्कलिनिटी होगी। ओके, दोबारा बात करते हैं हम।
कि बॉडी के अंदर अगर बाइकार्बोनेट रहेगा तो अल्कलॉसिस होगी, और अगर कार्बोनिक एसिड रहेगा तो एसिडोसिस होगी। अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट की कमी होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और अगर ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। अगर कार्बोनिक एसिड ज्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और अगर कार्बोनिक एसिड कम होगा तो रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस। ये चीजें समझ आ गई। अब हम चलते हैं इनके कॉजेस पे। इनके कॉजेस में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉज। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब हमारे पास जो है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। वो क्यों कम है हमारे पास डिफरेंट कॉजेस की वजह से। इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया DSLR, D फॉर डायबिटीज मेलाइटस, S से हमारे पास स्वेयर डायरिया, L से लैक्टिक एसिडोसिस, और R से रीनल फेलियर और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये हमारे पास कॉजेज हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। डायबिटीज मेलाइटस, उसके अलावा हमारे पास स्वेयर डायरिया, लैक्टिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसके बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कॉजेज के लिए हमारे पास एक निमोनिक है डोका। इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर अगर डिप्रेस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम पाई जाएगी तो बॉडी के अंदर रिटेन होगी। बॉडी के अंदर रिटेन होगी तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा, और ज्यादा होने के वजह से हमारे पास हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवेज, चेस्ट डिफॉर्मिटीज एंड स्वेयर एस्मा। इसके अलावा कार्डिक अरेस्ट और निमोनिया भी आ जाएंगे साथ में। डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, कोई भी ओपिएट ड्रग्स वगैरह लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए एयरवेज के अंदर, चेस्ट डिफॉर्मिटीज या कार्डिक अरेस्ट हो जाए, और एस्मा हो जाए। एस्मा हमारे पास उसकी वजह से हमारे पास जो है वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा रहेगी और हमारे पास कार्बोनिक एसिड ज्यादा होगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस की। मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस के लिए हमारे पास है एक निमोनिक HBV, हाइपोकैलिमिया हो जाए बॉडी के अंदर। हाइपोकैलिमिया मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो जाए। बाइकार्बोनेट का इंट्रावेनस इंजेक्शन, हाइपोकैलिमिया, यहाँ हम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगा इंट्रावेनस, और स्वेयर वोमिटिंग, इन केसेस के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस होगी। और रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस के लिए हमारे पास जो हैज वाला हैज होता है उसका निमोनिक आ जाएगा हाइपरवेंटिलेशन हो जाए। हाइपरवेंटिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज्यादा एक्सेल होगी। जब वो एक्सेल होगी तो कार्बोनिक एसिड कम बनेगा। कार्बोनिक एसिड कम बनेगा तो हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस हो जाएगी। उसके अलावा एनीमिया, हाई एल्टीट्यूड और सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। हाइपरवेंटिलेशन, हाई एल्टीट्यूड, एनीमिया और सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, इन केसेस के अंदर रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस होगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास प्लाज्मा का बाइकार्बोनेट लेवल कम होता है, और हमारे पास इसकी कॉजेज क्या है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा कि हम हाइपरवेंटिलेशन करेंगे जिससे हमारे पास जो है कंपनसेशन हो जाएगी। मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस के केस के अंदर हम क्या करेंगे कि उसके अंदर प्लाज्मा का बाइकार्बोनेट लेवल ज्यादा होता है। जब वो ज्यादा होता है तो इसका मतलब हम हाइपोवेंटिलेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कंजर्व करेंगे, उससे कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड से जो हमारे पास H पॉजिटिव बनेगा वो इसको कंपनसेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास या सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो खुद ही ये कंपनसेट हो जाएगा अल्कलॉसिस। उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है प्लाज्मा में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है जब ये ज्यादा है। अच्छा, एक और बात ये कि जब हमारे पास मेटाबॉलिक कॉज है ना, मेटाबॉलिक कॉज का मतलब बाइकार्बोनेट का जब हम देख रहे हैं तब हमने कंपनसेशन रेस्पिरेटरी देनी है। जब हमारे पास रेस्पिरेटरी कॉज है तो हमारे पास कंपनसेशन जो है वो किडनी देगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का मतलब एसिड बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो हम बाइकार्बोनेट को रिकंजर्व करेंगे और हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन करा देंगे बाइकार्बोनेट्स की। और अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम है यानी कि बॉडी के अंदर एसिडिटी कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइकार्बोनेट है उनको लॉस होने देंगे, उनकी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देंगे। अब हमें एस्टिमेशन कैसे होनी है कि एसिडोसिस या अल्कलॉसिस हो रही है, तो हम ब्लड गैस की मेजरमेंट करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराएंगे, ABGs जिनको हम कहते हैं ब्लड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेजर करेंगे, pH मेजर करेंगे और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मेजर करेंगे। इनकी नॉर्मल वैल्यूज की अगर हम बात करें तो pH होती है 7.35 से 4.5, हाइड्रोजन होता है 35 से 43 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 35 से 45 mm पर Hg, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है 85 to 100 मिलीमीटर मर्करी, और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या होती है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर। टॉपिक जो हमारे पास रह गया वो है अल्कली रिजर्व। अल्कली रिजर्व होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इन द ब्लड दैट हैज नॉट कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग नॉन वोलेटाइल एसिड। वो सोडियम बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और जो नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ कंबाइन नहीं हुई उसको हम कहते हैं अल्कली रिजर्व। ये हमारे पास सम टोटल होता है, टोटल बेसिक बाइकार्बोनेट आयंस, बेसिक का मतलब बाइकार्बोनेट आयन दैट tends to maintain the pH of body is called as alkali reserve. Thus the sum total of total basic ions यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो कि मेंटेन करते हैं pH of body को, उसको हम कहते हैं अल्कली रिजर्व। अल्कली रिजर्व कम होगा तो एसिडोसिस होगी, अल्कली रिजर्व ज्यादा होगा तो अल्कलॉसिस होगी। अल्कली रिजर्व कम होगा तो एसिडोसिस होगी और अल्कली रिजर्व ज्यादा होगा तो अल्कलॉसिस होगी। और ये हम कर चुके हैं कि बाइकार्बोनेट बफर की pH रेशियो क्या होती है 20:1 और फॉस्फेट की होती है 4:1।